हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन 15 स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। इस वीडियो में भी हमारे दो टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेकंड वन इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से आपको छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, या फिर डिफरेंस पूछ लिए जाएंगे रेसिलियंस और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में, वो हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट में कुछ टेक्निक्स आपसे पूछ ली जा सकती हैं, या फिर मॉडल्स जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के हैं, या स्ट्रेस के जो मॉडल है डायस्टीसिस मॉडल और जीएएस जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल बाय हैंसिले। ये क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। हम पॉजिटिव अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो अगर आपने यही वीडियो देखी और प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं प्रीवियस चैप्टर्स की, तो आप इस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट को शुरू करने से पहले ना मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि स्ट्रेस क्या होता है। आप लोगों ने नोट किया है कब आपको स्ट्रेस होता है, या कौन ऐसा पर्सन है जिससे आप मिले हों जिनको ज़रा भी स्ट्रेस नहीं। अगर उनको स्ट्रेस नहीं है तो उनकी लाइफ कैसे चल रही है, क्या स्ट्रेस लाइफ में ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में शायद कभी कभार आते हों। शायद आप कभी ये सोचते होंगे कि मैं एक ऐसा परिवार बनाऊं या संसार बनाऊं जो कि स्ट्रेस फ्री हो, या एक ऐसा स्कूल करूं जिसमें बच्चों को स्ट्रेस ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप लोगों की लाइफ से स्ट्रेस को निकाल पाएं। इन सभी टॉपिक्स पर बात करने से पहले या इन पर सोचने से पहले आपको ये समझना होगा कि स्ट्रेस होता क्या है, कैसे इससे डील की जाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से पहले क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस कोई भी ऐसी स्टिमुलस एनवायरनमेंट में इनहेरिटेड हमारे पास हो सकती है, या फिर हम कहें कोई भी हमें हमारी बॉडी में ऐसा स्टिमुलस फील हो जिसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है। ये हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी राहुल के पास क्या नहीं है, जॉब नहीं, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत है, ही नीड्स मनी, है ना। तो अब क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें प्रॉब्लम है। एक तो भाई उसको पैसे की ज़रूरत है, दूसरा उसके पास जॉब भी नहीं है। तो स्ट्रेस दोनों ही चीज़ें यहाँ पर है जो उसको क्या करेंगी, स्ट्रेस क्रिएट करें। क्यों स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, हम कब कहेंगे उसको स्ट्रेस क्रिएट होगा। भाई वो ना अपनी डेली बेसिस में काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है। कुछ स्टिमुलस हैं जिन्हें हम स्टिमुलस कहते हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या तो पैसा है या फिर जॉब है, जो उसके पास एट प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से उसकी जो लाइफ में क्या होता है, डिस्टरबेंस आ जाता है, बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, हर टाइम एक्सेसिव वरी करता है, ठीक है, फटीग महसूस करता है। हम कहें कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन उसको महसूस हो रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहा, अटेंशन नहीं कर पा रहा अपने काम पर। तो ये सभी सिम्टम्स हैं, हम कह सकते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिए किसको स्ट्रेस नहीं है। अगर हम अडल्ट पर्सन की बात करें, एडोलेसेंस की सॉरी, तो आप देखेंगे एडोलेसेंस में जब हम टीनेजर्स होते हैं तो हमारी लाइफ में फिजिकल एस्पेक्ट में काफ़ी चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर काफ़ी चेंजेस होते हैं, इमोशनल लेवल पर काफ़ी चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस हमारी लाइफ में क्या लेके आती हैं, स्ट्रेस लेके आती हैं। अगर हम अडल्ट्स की बात करें, जो सेकंड फेज आप कंसीडर कर सकते हैं, अडल्ट की बात करें तो वहाँ पर क्या होगी, भाई जॉब कैसे मिलेगी। जैसे राहुल को है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अभी घर में कितने ही न जाने कितने ही काम हैं हमारे पास, है ना। बच्चों को, अगर आपकी शादी, अगर शादी नहीं हुई तो शादी की टेंशन, शादी हो गई है तो बच्चों को बड़ा करने की टेंशन, अपने फैमिली मेम्बर्स को केयर, हेल्थ, गुड हेल्थ प्रोवाइड करने की टेंशन, फिनेंशियल टेंशन्स, काफ़ी सारी ढेर सारी टेंशन वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें अडल्ट्स की, अडल्ट्स को क्या प्रॉब्लम होती है, जो ओल्डर पीपल होते हैं उनको हेल्थ रिलेटेड होती है, फिनांस की हो जाती है, फैमिली सोशल सपोर्ट्स, या फिर हम कहें कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, इस तरह की टेंशन्स, या हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, इस तरह की टेंशन, या बच्चे पढ़ते नहीं है तो बड़ों को टेंशन। तो ये सभी कंडीशन आप देखेंगे लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं। ऐसा आप ऑब्जर्व कीजिए, तब आपको शायद पता चलेगा कि आपको कितना स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है ये है, भाई लाइफ का जो इंटीग्रल पार्ट है स्ट्रेस, इसको आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप इसको अलग कर देते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल बोर हो जाएगी।
कहने का मतलब लाइफ में से इंजॉयमेंट चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके लिए अभी एक जॉब स्ट्रेस बन गई है, कल को मान लीजिए आप एक अच्छी सी बड़ी सी कंपनी में जॉब मिल जाए, मान लो आपकी सैलरी भी 67K है, 7,000 अप्रोक्सीमेट सफिशियंट है आज के समय को देखकर, है ना। मान लीजिए आपकी 67,000 सैलरी है, तो सैलरी पैकेज अच्छा है, जॉब अच्छी है, कंपनी अच्छी है। तो ये कब है? जब आपने पहले इससे स्ट्रगल किया, स्ट्रेस आपको महसूस हुआ, फिर आपने उस जॉब को अचीव किया, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तब आपको एक फुलफिलमेंट महसूस हुआ, तब आपके माइंड में डोपामिन ब्रेन में और सेरोटोनिन रिलीज हुए, तब आपको कहीं जाकर अच्छा लगा। अगर स्ट्रेस ही नहीं होगा तो क्या कहेंगे हम? आप जो अच्छी फीलिंग को, गुड फीलिंग को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे या फील ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो स्ट्रेस जरूरी है लाइफ में। अब कितना जरूरी है भाई? ऑप्टिमल स्ट्रेस, ऑप्टिमल स्ट्रेस जरूरी है। एक ग्राफ है, शायद हम थियरी को पढ़ें भी, लेकिन अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। देखिए उसमें अकॉर्डिंग टू क्या होता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती है ना, यहाँ पर आप स्ट्रेस करिए, ये परफॉर्मेंस लेवल है, ठीक है, और ये स्ट्रेस है। अब लाइफ में जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, ऐसे ये ग्राफ बनता है। भाई एक ऐसा पॉइंट यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है रिसर्च के अकॉर्डिंग, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पीक होती है, या पीक लेवल पर यहां पर हाई परफॉर्मेंस होती है। क्या होती है? हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ये कब हुआ है? और जो इस पॉइंट को जो कहा जाता है, ये ऑप्टिमल स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ऑप्टिमल स्ट्रेस। समझ पा रहे कितना स्ट्रेस हमें जरूरी है? हमारी इस जो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हमें इतना लाइफ में स्ट्रेस ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम है आपके और आप प्रिपरेशन करने के लिए वीडियोस देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, कैसे हम इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे। तो आपने सर्च किया और यूट्यूब पर पढ़ना शुरू कर दिया, तब है जो आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस है तभी आप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आप करेंगे अरे देख लेंगे क्या होगा, आप फेल हो जाओगे। समझ पा रहे हैं? ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए, फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेस का होना जरूरी है। ये था इंट्रोडक्शन चैप्टर का, स्ट्रेस के बारे में जानकारी आपको देनी थी मुझे। अब हम बात करते हैं भाई कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस की। अब शुरू हो जाता है कंसेप्ट। भाई हैंस ली ने 1936 में स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट दिया था, इनको फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च कहा जाता है। इन्होंने कहा when we do not get any specific response to the stimulus that create tension in our body mind, तो उसे स्ट्रेस कहा। तो हमारी बॉडी और माइंड में क्या करे, टेंशन क्रिएट कर दे, वो स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के टाइप भी हमने बताए भाई कौन कौन से टाइप होते हैं स्ट्रेस के। तो मेनली हम बात करेंगे पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस, जैसे कि रेनफोर्समेंट में हमने बात किया था बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच में। तो पॉजिटिव स्ट्रेस है तो हमारे लिए क्या होगा, ये बेनिफिशियल होगा, क्या? और नेगेटिव स्ट्रेस है तो हमारे लिए क्या होगा, ये हार्मफुल होगा। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पॉजिटिव स्ट्रेस को क्या कहा जाता है, यू स्ट्रेस कहा जाता है, यू स्ट्रेस, ठीक है। और नेगेटिव स्ट्रेस को डिस्ट्रेस कहा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूजीसी, ठीक है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होगा, जो आपके लिए अच्छा स्ट्रेस होगा उसे पॉजिटिव स्ट्रेस या यू स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि आपका जॉब में प्रमोशन हो जाता है तो आपको स्ट्रेस होता है, अरे यार जॉब में प्रमोशन हो गया, कैसे कैसे नए सर्कल में लोग मिलेंगे, है ना। ऐसा होता है कि आपको जो प्रमोशन हो गया तो आपका कैबिनेट चेंज हो जाता है, हो सकता है आपकी बिल्डिंग चेंज हो जाए, तो आप सोचते हैं अरे यार कैसा होगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, आपके लिए हार्मफुल नहीं होता। नेगेटिव स्ट्रेस, मान लीजिए आपके एरिया में फ्लड हो जाए, बाढ़ आ जाए, पानी पानी उसकी वजह से आपका घर टूट जाए या फिर आपके भाई बहन इधर उधर हो जाएं, तो वो नेगेटिव स्ट्रेस है जो कि आपकी लाइफ पर बैड इम्पैक्ट डालेगा। ओके, तो नेगेटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस आप लोगों ने समझ लिया। एक होता है न्यू स्ट्रेस। अब न्यू को आप न्यूट्रल से समझिए, ना तो वो हार्मफुल होगा ना वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। हाइपर स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस को हाइपर स्ट्रेस कहते हैं, इनसफिशिएंट स्ट्रेस को हाइपो स्ट्रेस कहते हैं, क्लियर इन योर माइंड। ओके, अब बात करते हैं कुछ टाइप्स और हैं एक्यूट स्ट्रेस। अब एक्यूट, अगर आपको याद है ना, एक्यूट एंगल हुआ करते थे, जो 90 डिग्री से कम के एंगल है ना, उनको सभी को एक्यूट एंगल कहा जाता था। जो 90 डिग्री से ज़्यादा के उनको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता था, ठीक है। तो आप यूं समझ लीजिए एक्यूट को, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हैं, ठीक है, और एक स्पेसिफिक इवेंट से जुड़े हैं, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो गया, वर्क प्रेजेंटेशन हो गया, ये एक्यूट स्ट्रेसेस हैं, कुछ टाइम के लिए होंगे, ठीक है।
क्रोनिक स्ट्रेस हो गया, मान लीजिए आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो लंबे समय तक चल जाती है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, दिस इज क्रोनिक स्ट्रेस। जो लंबे समय तक, मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, कुछ भी दिया, एक बार दिया आप फेल हो गए, आपको स्ट्रेस हुआ, फिर दिया आपने, फिर फेल हुए, अब जब आपने तीसरी बार दिया तो फिर भी फेल हो गए, तो ये क्या हो रहा है भाई, स्ट्रेस यहाँ से इनके, तो क्रोनिक स्ट्रेस जो लगातार आपको हो रहा है। और यहाँ पर है वो है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। अब एक्यूट स्ट्रेस आपको पता है भाई, ये ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है और एक स्पेसिफिक इवेंट से जुड़ा होता है, तो आप कह सकते हैं एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस कौन सा होगा, जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, स्पेसिफिक इवेंट के लिए होगा, लेकिन एपिसोडिक मैनर में होगा, स्पेसिफिक टाइम में, कल एक दिन छोड़कर फिर एक दिन, फिर एक दिन छोड़कर फिर एक दिन, ऐसा मतलब एक स्पेसिफिक टाइम आपको है क्रोनिक स्ट्रेस और एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। अभी कुछ स्ट्रेसर की बात कर लेते हैं, जो अभी आप कहेंगे कि स्ट्रेसर क्या होता है भाई, है ना, पहले तो यही क्वेश्चन है ना भाई, जो भी स्टिमुलस एनवायरनमेंट में, जो भी स्टिमुलस है या आप अंदर से कुछ फील कर रहे हैं, कोई भी स्टिमुलस आपको स्ट्रेस दे, कहने का मतलब है एनी स्टिमुलस विच प्रोड्यूस स्ट्रेसफुल कंडीशन इन लाइफ, दैट मीन्स दीज आर नोन एज स्ट्रेसर, उनको हम स्ट्रेसर कहते हैं। तो स्ट्रेसर कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए आपके बॉस ने कहा मुझे 2 घंटे में फाइल चाहिए, तो ये डेडलाइन, ये प्रेशर आपके लिए स्ट्रेस बन जाएगा। फिनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ कंसर्न, मेजर लाइफ चेंजेस, एवरीडे हसल, पर हम इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि आप बैंक की लंबी सी एक कतार में खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है भाई, और आपको पैसे निकलवाने या जमा करवाने, तो उससे भी आपको स्ट्रेस हो जाता है ना, एवरीडे हैसल। सो हमें हरदम स्ट्रेस रहता है, लेकिन एक ऑप्टिमल स्ट्रेस परफॉर्मेंस के लिए बेटर है। अब बात करते हैं, कुछ स्ट्रेसर्स को कैटेगरीज में डाल दिया गया है, जैसे अभी हमने ऊपर बात की रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ, तो इनकी कुछ कैटेगरीज बना दी हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर। अब फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर है, तो किससे रिलेट करेंगे, हमारे फिजिकल बॉडी से, हमारे फिजिक से, हमारी बॉडी से, जैसे कि इलनेस, इंजरी, लैक ऑफ स्लीप, फिजिकल एक्सर्शन, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये सभी हमारी बॉडी से कनेक्ट है, हमारे बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं, जिस वजह से हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर किससे होगा, जो हमारे मन, आप मन से समझ सकते हैं, माइंड से समझ सकते हैं, जो आपके थॉट, इमोशन, मेंटल वेलबींग से रिलेट करेगा, जैसे कि वर्क प्रेशर या एकेडमिक प्रेशर, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, ये सभी हमारे ब्रेन पर, बिहेवियर पर, इमोशंस पर, थॉट प्रोसेस पर इफेक्ट डालते हैं, इन्हें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई, फिजिक से जो रिलेट है, बॉडी से, जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी से रिलेट है, उसे फिजिकल स्ट्रेसर से में डाल दिएंगे, और जो साइकोलॉजिकल है, जो हमारे अंदर से है, फीलिंग, थॉट, इमोशंस, ये सभी साइकोलॉजिकल, ठीक है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर कौन से होंगे, जैसे कि यहाँ पर समझिए आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं और बाहर से कोई बच्चा है जो किसी टॉय के साथ शोर कर रहा है, या फिर बाहर कोई डीजे वगैरह का साउंड आपको सुन रहा है, तो आपको वो परेशान कर देगा। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सराउंडिंग कंडीशन इन विच ए पर्सन, ओके, नॉइज, पॉल्यूशन, क्राउडिंग, नेचुरल डिजास्टर, ऑल दिस कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ओके। तो नेक्स्ट वन इज द सोशल कल्चरल स्टेटस स्ट्रेसर। सोशल कल्चरल स्टेटस क्या, स्ट्रेसर क्या होता है, मुझे बार बार स्टेटस याद आ रहा है ना, तो आप स्ट्रेसर आप समझ लीजिएगा इसको मैं, ठीक है। तो सोशल कल्चरल स्ट्रेसर जो हमारी सोसाइटी से, हमारे कल्चर से जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन, आपने जॉब का फॉर्म फिल किया किसी भी, आपने देखा अच्छा तो अंडर रिजर्व के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, या इस कास्ट के लिए ऐसी फैसिलिस्ट हैं, कास्टिज्म काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में, है ना, तो उस बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल सकता है सोसाइटी में। सोशल एक्सपेक्टेशंस आपको ये सोशल कल्चरल स्ट्रेस की कैटेगरी में डालेंगे। इकोनॉमिक चैलेंज और कल्चरल नॉर्म्स, ये सभी इस कैटेगरी में, ठीक है। सोशो कल्चरल जो हमारे कल्चर से, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, वो सभी स्ट्रेसर तो हमें स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, उनको इस कैटेगरी में डाल देंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस 4 कैटेगरी इन विच स्ट्रेसर्स कम्स, ऑल स्ट्रेसर्स यहाँ पर हमें जो डिस्कस कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट से मॉडल का, जिसे GAS जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल बाय हेंसिली के थ्रू ही ये दिया गया है। क्या कहता है, काफ़ी अच्छा, इसको समझने के लिए ना आप यूँ समझ लीजिए, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, अच्छी भली खासी लाइफ चल रही है भाई राहुल की, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर,
उसको सडनली कोई एनवायरनमेंट में स्टिमुलस है, यहाँ पर आप स्टिमुलस कंसीडर कीजिए, ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकती है, और अब ये ना इसके लिए क्या बना दिया इसने, स्ट्रेसफुल कंडीशन बना दी राहुल के, ठीक है। अब राहुल को यहाँ पर क्या हुआ, फील हुआ भाई हाँ यहाँ पर ना स्ट्रेस मुझे होने लगा है। अब इस जो अलार्म स्टेज में क्या होता है, हमें महसूस हो जाता है, हमारी बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं हाँ यू आर इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन, ओके। देन यू विल बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द रेजिस्टेंस स्टेज, एंड व्हाट विल यू डू इन द रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज में आप क्या करेंगे, फाइट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं स्ट्रेस से लड़ने की कोशिश करूँ, और जब तक ये स्ट्रेस है जो पूरी पीक कंडीशन में जाएगा, यहाँ तक है जो आप पूरा लड़ने का कोशिश करेंगे, जिसको हम सेकंड फेज मानते हैं, रेजिस्टेंस स्टेज, ठीक है। और अगर आप फिर भी स्ट्रेस है जो खत्म ना हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आगे लेंगे, मान लीजिए स्ट्रेसर खत्म नहीं होता है, तो आप एग्जॉस्शन स्टेज में आ जाएंगे, यहाँ पर आप हार जाएंगे, अपने घुटने टेक देंगे उस स्ट्रेसर के सामने, और ब्रेकडाउन आप फील करेंगे, ठीक है। ये कहता है जीएस मोड कि सबसे पहले अलार्म स्टेज हमें पता लग जाएगा, फिर हम उसे लड़ने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस स्टेज, और थर्ड वन इज द एग्जॉशन स्टेज, जब लगातार स्ट्रेस हम पर जो इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं अलार्म स्टेज क्या कहती है, फाइट और फ्लाइट मोड, इनिशियल रिस्पॉन्स टू ए स्ट्रेसर वे हैव बॉडी परसीव ए थ्रेट, जहां पर आपकी बॉडी को पता चल जाएगा हाँ भाई कोई ना कोई तो गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट, रिलीजिंग हार्मोन लाइक एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल वहां पर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, इन सभी में आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स दूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अब राहुल यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, एक स्ट्रीट से गुजर रहा है, गली से गुजर रहा है, ठीक है, और इस गली में आप यूँ कंसीडर कीजिए लगभग 4 डॉग्स हैं, 3 डॉग्स, ठीक है, 4 कुत्ते हैं भाई। अब राहुल ने गली के इस वाले नुक्कड़ से, मतलब पहले एंटर करने से पहले उस नुक्कड़ से उसने ऑब्जर्व कर लिया, अच्छा यहाँ पर तो 4 कुत्ते बैठे हैं भाई ऑलरेडी, और उसको लगता है कहीं ना कहीं ये मुझ पे वार करेंगे ही करेंगे, या मुझे काट लेंगे, उसको लगता है। तो ये अलार्म स्टेज है। अलार्म स्टेज मीन्स यहाँ पर उसको परसीव हो गया कि हाँ भाई कोई ना कोई थ्रेट तो होने वाला है। अब बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल यहाँ पर रिलीज होने लगा, और ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, अब नॉर्मली बच्चों में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि उनके ऊपर है ना डायरेक्टली आप इफेक्ट देख पाए। हार्ट रेट से वो पता लग जाता है, वो कहते हैं यार मेरे ना दिल की धड़कन ना ऐसे धक धक करने लगा, मेरा दिल में बिल्कुल डर गया था। रेस्पिरेशन मीन सांसें तेज हो जाएंगी, कभी यार मेरे पीछे तो नहीं लग जाएंगे ये, है ना। तो अलार्म स्टेज ये सभी सिम्टम देती है। अब राहुल को पता चल जाता है अरे यार मैं जा तो रहा हूँ यहाँ से, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो अब वहाँ पर वो तो क्या करेगा, या तो फाइट करने की कोशिश करेगा, या फिर गली चेंज कर लेगा कि मैं तो किसी दूसरी स्टेट से जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, फाइट करना है, बिकॉज वी आर ब्रेव पर्सन, है ना। तो रेजिस्टेंस स्टेज कहती है हम आ गए अब नेक्स्ट स्टेज में, स्ट्रेसर परसिस्ट। अब हो गए भाई, जैसे ही राहुल यहाँ पर एंटर करता है, ये बिल्कुल छोटी सी गली है, ठीक है, राहुल यहाँ पर है, और यहाँ पर भाई वो 4 डॉगी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये 4 डॉगी खड़े हो जाते हैं राहुल को देखकर। अब यहाँ पर क्या हो गया, राहुल है जो सेकंड स्टेज में एंटर कर गया, जिसे रेजिस्टेंस स्टेज कहेंगे, ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस स्टेज बॉडी अटेम्प्ट टू अडेप्ट द स्ट्रेस एंड मेंटेन ए स्टेट ऑफ बैलेंस, हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। बैलेंस करने की कोशिश करेगी, कोई बात नहीं, यू कैन हैंडल इट, तुम चले जाओगे यहाँ से, कुछ नहीं कहेंगे ये, तुम धीरे से साइड से निकल जाना, ऐसा कुछ हम है जो अपनी ऐसी सांत्वना देते हैं खुद को, और सोचते हैं कि यार कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बॉडी ट्राई टू रिपेयर इटसेल्फ, रिस्टोर एनर्जी लेवल। You might experience some emotional, physical symptoms, stress during this stage such as anxiety, fatigue, difficulty sleep. अब स्लीपिंग यहाँ पे वाले एग्जाम्पल में सही सेट बैठेगा, लेकिन एंजाइटी आप लोगों को होगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप तब तक वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन सडनली क्या होता है कि सभी के सभी डॉगी आप पे बाग करना शुरू कर देते हैं और आप डर जाते हैं। तो दिस इज द स्टेज व्हेन यू कम्स इन द एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन स्टेज क्या होगा, अब स्ट्रेसर इज नॉट रिजोल्व, बॉडी कैन नॉट मेंटेन रेजिस्टेंस, अब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शायद आप नीचे गिर जाएं और वो आपको काटना शुरू कर, है ना, पॉसिबल है। सो इन दिस स्टेज द बॉडी रिसोर्स और डिप्लेट, तो बॉडी के रिसोर्सेज है वो डिप्लेट, टूट जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। नो लॉन्गर इफेक्टिव कोप, अब आप आगे नहीं लड़ सकते। इससे आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम, हेडेक। अब ये एग्जाम्पल वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हेडेक अलग चीज़ है यहाँ पर ये, लेकिन कुछ सिम्टम्स है।
हाई ब्लड प्रेशर, वीक इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ से एंजाइटी, डिप्रेशन। आप एग्जाम का भी वो क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं एग्जाम का, ठीक है। अल्कोहल, सोशल विड्रॉल, ये सभी है जो कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती हैं। तो ये आप ग्राफ बना सकते हैं। होपफुली आपको जीएस मॉडल यहाँ से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट मॉडल आता है हमारे पास डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। जीएस मॉडल आपने समझ गए भी, फ्लाइट मोड बताता है, फिर रेजिस्टेंस करेंगे और उसके बाद हम एग्जॉस्ट कर लेंगे। डायस्थेसिस मॉडल को समझने के लिए आपको दो ही टर्म समझनी होगी। पहली खुद डायस्थेसिस है, डायस्थेसिस, एंड सेकंड वन इज द स्ट्रेसर, ठीक है। अब ये मॉडल क्या कहता है भाई, अगर कोई पर्सन, देखिए अब ध्यान से सुनिए, आपको ये समझ आ जाएगा। अगर कोई पर्सन जो ऑलरेडी डायस्थेसिस है या फिर उसको स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस मिल जाता है, तो मोर चांसेस हैं कि उसको स्ट्रेस होगा या फिर हम कहें कुछ पर्टिकुलर डिसऑर्डर होगा। अब आप कहेंगे भाई डायस्थेसिस का मतलब बताना था और ही कुछ कहानी सुना रहे हो आप, है ना। तो डायस्थेसिस क्या है ये समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए राहुल है, राहुल के पेरेंट्स को क्या है, डिप्रेशन है। पहले से, राहुल के जन्म लेने से पहले से उनको डिप्रेशन है, ठीक है। अब क्या है भाई, जो जीन्स इनके पेरेंट्स में थे, ऑब्वियस है वो तो राहुल के पास भी होंगे। तो आप क्या कहेंगे, राहुल के पास पहले से ही डिप्रेशन के जीन है ना, है ना। तो अगर कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, तो मोर चांसेस है कि उसको जल्दी डिप्रेशन होगा ना। तो यही डायस्थेसिस कहता है। डायस्थेसिस क्या, एक ऐसी टेंडेंसी इन विच एन इंडिविजुअल सफर ए पर्टिकुलर डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल टर्म्स में आप डिप्रेशन बोल सकते हैं, कि कोई ऐसी टेंडेंसी जिससे कि वो सफर करेगा। राहुल, समझ पा रहे, कोई भी मेडिकल इशू हो सकता है। यहां पर एक ब्लीडिंग डायस्थेसिस का भी एग्जांपल है। ब्लीडिंग डायस्थेसिस में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता। क्या नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं होता। और ब्लड क्लॉट ना होना एक मेजर प्रॉब्लम है। आप सभी को पता होगा, जब हमारे हाथ पर कोई कट लग जाता है तो आफ्टर सम टाइम वो ब्लड गेट्स क्लॉट, है ना। आपने देखा होगा कि खून की गांठ बन जाती है, सूख जाता है खून, है ना। लेकिन जब किसी का ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो इट मीन्स कॉन्टिन्यूसली ब्लड फ्लोइंग। समझ पा रहे कितना सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो वो क्या होती है, डायस्थेसिस कंडीशन। समझ रहे हैं। एन इंडिविजुअल प्रीडिस्पोजिशन और वुल्नरेबिलिटी टू ए पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर, किसी भी एक पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर से वो वुल्नरेबल होगा, ठीक है, या फिर प्रीडिस्पोजिशन उसके अंदर होंगे, वो ऑलरेडी उनके पास है, वो जीन होंगे। और एनवायरमेंट के, अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर उसी व्यक्ति को मिल जाए, राहुल को मिल जाए, तो मोर चांस है कि उसको जल्दी स्ट्रेस या कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल यहाँ पर कह रहा है। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। होपफुली आप समझ गए होंगे। ज़्यादा एग्जांपल देने से शायद आप वीडियो स्किप करना शुरू, है ना। तो डायस्थेसिस आप समझ जाएंगे। अब स्ट्रेस की बात करें तो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर कुछ भी हो सकता है। लाइफ में मेजर चेंजेस, ट्रॉमा, क्रॉनिक लाइफ डिफिकल्टीज, इवन डेली हैसल्स, इनकी वजह से अगर वो पहले से ही वल्नरेबल होगा किसी एक पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर से, तो उसको ज़्यादा चांसेस है कि मान लीजिए डेली हसल्स में भी उसको बार बार एंजाइटी, डिप्रेशन होगी ना। तो यही कहता है डायस्थेसिस। जब भी उनकी इंटरेक्शन होगी दोनों डायस्थेसिस और स्ट्रेसर की, तो फिर क्या होगा, उसको कोई ना कोई पर्टिकुलर हम कहे डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा। होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रेटजीज की, टेक्निक की, जो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज को शुरू करने से पहले देखिए, थोड़ा ना यहाँ पर ये कट हो गया है, मैं इसको ठीक कर दूंगा जब आपको पीडीएफ मिलेगी। तो अदरवाइज ये नीचे भी एज इट इज़ लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आपको समझना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कहने का मतलब, हम जो कौन कौन सी स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन सी भाई, जो वो स्ट्रेटजी जिनका फोकस फिजिकल एस्पेक्ट एंड ब्रीदिंग पर होगा। समझ पा रहे हैं। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स यूज़ करेंगे जो कि हम अपने फिजिकल मूवमेंट से या ब्रीदिंग रिलेटेड एक्सरसाइजेज से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे या स्ट्रेस को रिड्यूस कर लेंगे। मेन पर्पस है हमारा स्ट्रेस को मैनेज करना। तो फिजिकल एस्पेक्ट और ब्रीदिंग की हेल्प से हम स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे।
अफेक्टिव प्रोसेसेस से, इफेक्टिव जो हमारी इमोशन से, फीलिंग से जुड़ा है, समझ पा रहे हैं, उन प्रोसेसेस से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। और बिहेवियरल पैटर्न में क्या चेंज किया जाए, जैसे कि कनेक्टिंग विद पीपल्स, एंगेजिंग इन लेजर एक्टिविटीज, तो ये कुछ टेक्निक्स है बिहेवियर की कैटेगरी में डाल दी जाती हैं, ये सभी हमारी हेल्प करेंगी। तो ये आप एक बार ज़रूर इसका गो थ्रू कीजिए इसके साथ, फिर हम चलेंगे आगे, ठीक है। अब आगे चलने से पहले जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेस को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इफ़ यू वांट टू मैनेज योर स्ट्रेस, समझ पा रहे हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिजिकल साइन आपको मिल जाएंगे, साइकोलॉजिकल साइन मिल जाएंगे, इमोशनल साइन और बिहेवियर्स। फिजिकल में जनरली आप सभी ने फेस किया होगा, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज डिक्रीज, बॉडी वेट पर अफेक्ट होना, डायबिटीज, स्लीप प्रॉब्लम, स्टमक। अब कई बार आपने ऐसा देखा हो ना, कल अगर आप मान लीजिए आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, फाइनल एग्जाम, कहीं किसी दूसरी सिटी में जाना है और आपको ट्रेन या बस के साथ जाना है, तो आपको रात को नींद ही नहीं आती, यार सुबह कहीं मैं लेट ना उठ जाऊं या मैं लेट ना हो जाऊं, है ना। तो इस तरह से स्लीप प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों को पेट में दर्द होना, हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी क्या हैं, फिजिकल साइंस जो आपको स्ट्रेस होने के साइन आप इनसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल साइन में क्या हुआ कि आपकी कंसंट्रेशन ही नहीं लगेगी, है ना, हम कहेंगे आप फोकस करने में कैपेबल नहीं होगे, ट्रबल इन रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग, एक्सेसिव वरी करेंगे। इमोशनल साइन में आप क्या करेंगे, आप एंग्री, मूडी, इरिटेबल, सैड, एंशियस, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। बिहेवियल साइन में पुअर सेल्फ केयर, नॉट हैविंग टाइम फॉर द थिंग यू एंजॉइंग और टेकिंग टू ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, गैम्बलिंग, एक्सरसाइज, इंटरनेट यूज, ये सभी बिहेवियल साइन में है। कई बार हम ऐसा होता है उदास महसूस करते हैं, स्ट्रेस होता है, बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं यूट्यूब पर, हमें नहीं पता हम देखना क्या चाहते हैं, है ना। तो साइन आपको पता चल गया। आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेस को कैसे करेंगे, असेसमेंट ऑफ स्ट्रेस, कुछ टूल्स हैं यहाँ पर जो कि इनके बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन ये कुछ टूल्स हैं वो आप पढ़िए, जैसे कि परसीव स्ट्रेस स्केल, LED, लाइफ इवेंट एंड डिफिकल्टी शेड्यूल, स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन्वेंट्री, ट्रायर सोशल स्ट्रेस टेस्ट। ओके, अब बात करते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज की जो कि फिजिकल एस्पेक्ट एंड ब्रीदिंग पर डिपेंड कर, ठीक है। हमने कहा था हम कौन सी स्ट्रेटेजीज का यूज़ करेंगे, तो फिजिकल एक्सरसाइज, है ना। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज, तो इन शॉर्ट करेंगे। अभी हमने जितना समझना था समझ लिया, अब ये टेक्निक्स आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। देखिए, फिजिकल स्ट्रेस में क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज में आप मॉर्निंग में उठते हैं, जनरली हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हमें अच्छा फील होता है, तो क्या होगा, हमारा स्ट्रेस का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, रिलैक्सेशन टेक्निक कहती है, नेक्स्ट जो आती है हमारे पास, वो कहती है भाई आप ना रिलैक्सेशन टेक्निक कैसे करेंगे, स्ट्रेस और रिलैक्सेशन टेक्निक, मान लीजिए आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, है ना, आपको अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है, तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग स्ट्रेस और रिलैक्सेशन दोनों एक साथ अकर नहीं कर सकते, समझ पा रहे हैं। तो एक टाइम में एक ही होगा, अगर आपको या तो स्ट्रेस ही चला जाएगा आपका, या फिर आपको स्ट्रेस होना लग जाएगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक में क्या करते हैं आप, ब्रीदिंग की हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग की हेल्प से। अब बात करते हैं योगा एंड मेडिटेशन। योगा को सभी जानते हैं, आज के टाइम में एक अच्छा प्रोफेशन, और हर जगह लगभग कुछ योगा सेंटर्स है जो खुले हुए हैं, है ना, योगा को सभी जानते भी हैं। तो एक्चुअल में अगर हम योगा की बात करें ना, तो ये ना किसके लिए थी, मोक्ष के लिए थी। मोक्ष समझते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से आज़ाद हो जाना, हम किसकी हेल्प से हो सकते हैं, योगा की हेल्प। लेकिन आजकल योगा का मीनिंग है जो चेंज कर दिया गया है। क्या किया जाता है आजकल, बस कुछ सांस की है जो आप प्रैक्टिस करते हैं, इट मीन्स क्या, घर वाले पूछे क्या कर रहे हो भाई, हम योगा कर रहे हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है जनरली। लेकिन योगा ऐसे नहीं की जाती जनरली। योगा में कुछ देखिए ये स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट है समाधि, और समाधि में बिल्कुल आपको पता ही नहीं होता भैया आप कहाँ हैं। ये कहते हैं कि आप उस परम पिता परमात्मा, या हम कहें कि जो हमारा अंतरिक्ष, आई थिंक मुझे इसके लिए वर्ड नहीं मिल पा रहा अभी, तो आप उसमें ना यूनिवर्स, हम कहेंगे यूनिवर्स, आप और यूनिवर्स है ना बिल्कुल एक हो जाओगे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो योगा एंड मेडिटेशन भी एक ऐसी ही प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष को अटेन कर सकते हैं, ठीक है, निवारण को अटेन कर सकते हैं। जनरली मेडिटेशन को क्या कंसीडर किया जाता है कि आप आंख बंद करके ऐसे बैठ जाइए, घुटनों पे हाथ रख के, और आप आराम से, अब ये नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो मेडिटेशन के टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं,
मंत्र मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, लविंग काइंड मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन, चक्रव्हील मेडिटेशन। और चक्रव्हील मेडिटेशन के बारे में आपने सुना भी होगा कि हमारे जो शरीर में 8 चक्र होते हैं जिनको हमें ओपन करना होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, नाभि के पास होता है ये, ठीक है। अंतहता जो यहाँ पर होगा, हार्ट यहाँ पे सॉरी, ठीक है। विशुद्धि यहाँ होगा, अग्न्य यहाँ होगा और सहस्त्रा बिल्कुल फिर अप, आई थिंक, है ना। तो आपकी बुक में फोटो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इनको खुद पढ़िए, ये हेल्प करती हैं हमारी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बन पाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी न्यू सब्जेक्ट है, इतना सारा सिलेबस अभी पेंडिंग है, न जाने कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। मेडिटेशन हमने किया, योगा हमने किया, अब कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या कहती है, आप सभी को ये तो पता है। आरईबीटी किया हमने, सीबीटी किया, उसमें क्या होता था कि हमारा सोचने का नज़रिया, सोचने का तरीका, देखने का नज़रिया होता है ना। तो जो कॉग्निटिव मीन्स हमारी कॉग्निशन प्रोसेसेस, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, वो हमारी लाइफ में हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। अगर हमारा कॉग्निशन इरेशनल होगा तो हमको क्या होगा, स्ट्रेस होगा। अगर वो रैशनल होगा तो हमें क्या होगा, स्ट्रेस कम हो जाए। पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स यू आर थिंकिंग दैट कि मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा, ऑल इज वेल वाली फीलिंग। यार समझ पा रहे हैं, सभी ने मूवी देखी होगी पॉजिटिव, कि आप एडवर्स कंडीशन में भी, चैलेंजिंग कंडीशन में भी क्या कर रहे हैं, अच्छा फील करने की कोशिश करें, या उन नेगेटिव कंडीशन में कुछ पॉजिटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करें। दैट मीन्स आप जो पॉजिटिव एटीट्यूड रख पा रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस को रिलीज करने में, ठीक है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, थैंकफुल टू एवरीथिंग, वटएवर आपके जो साइड में, या सॉरी साइड में कह रहा हूँ मैं, अराउंड आपके कुछ भी हो, आप हर एक चीज़ के थैंकफुल कर रहे हैं, ठीक है भाई, हर एक चीज़ का शुक्रिया है, तो वो आपको स्ट्रेस कम करने में आपकी हेल्प करेगा। कॉपिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो कॉपिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है भाई, कॉपिंग स्ट्रेटेजी सिंपल है कि भाई आप ना, आपको किसी चैलेंज, आपको सामना फेस करना पड़ रहा है कोई चैलेंज, और आपको उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, कॉपिंग स्ट्रेटेजी। आप कोई भी टेक्निक वहाँ पर लगा रहे हैं तो वो अगर वो रिजॉल्व हो जाती है तो वो कॉपिंग स्ट्रेटेजी बन जाएगी, है ना। तो हो सकता है आप प्रॉब्लम फोकस, डायरेक्ट आपका प्रॉब्लम पर फोकस है, या फिर इमोशन फोकस्ड, इमोशंस पर फोकस्ड है। एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड, कई बार हमें लगता है कि यार ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है तो मैं कोई बात नहीं, होने दो मेरे साथ जो ऐसा हो रहा है, तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस कॉपिंग, समझ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेटेजी फोकसिंग ऑन इफेक्टिव प्रोसेस, इमोशन से रिलेटेड, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे समझने का एक अच्छा एग्जांपल पता है क्या, आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है, किसी की फैमिली में मान लीजिए डेथ हो जाती है किसी लाउड वन की, तो उस टाइम क्या होता है कि सभी को रोना आता है ना, ये स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। तो लेकिन अक्सर क्या होता है कि आपने देखा होगा बॉयज़ ना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कुछ गर्ल्स भी, कुछ बॉयज़ भी, ऐसा होता है कि वो कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे कि हाँ उनको पानी पिलाना शुरू कर, जब उनको ऐसा लगता है ना कि हाँ मेरी आंखों में ना पानी आने वाला है, या मैं रोने वाला है, रोने वाली हूँ, तो कहीं बात करने लग जाएंगे, टॉपिक चेंज कर देंगे, या फिर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स यू आर अवेयर अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस, यू आर अवेयर अबाउट योर इमोशन, वट यू आर फील। अगर आप अपने इमोशंस को, अपनी थिंकिंग, ऐसा कहते हैं ना दिल से ना सोचो दिमाग से सोचो, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप अपने इमोशंस को मद्देनजर रखते हुए अपने दिमाग से सोचना शुरू, समझ पा रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, जो आप अटेन करना चाहते हो उसको विजुअलाइज करना शुरू करें। आपने देखा होगा कई यूट्यूब पर मोटिवेटर्स स्पीकर्स कहते हैं कि मान लीजिए आप आईपीएस बनना चाहते हो तो अपने कमरे में आईपीएस के पोस्टर्स लगा लीजिए, तो विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, सारी कायनात आपकी हेल्प करेगी कि आप आईपीएस बन जाए। कई बार ऐसी बातें आपने सुनी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है उन्होंने आईपीएस का एग्जाम्पल दिया हो। ओके, सो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आप विजुअलाइज कर रहे हैं। अब बात करेंगे बिहेवियर पर, आप उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो आपके लिए प्लेजरेबल है। मान लीजिए आपको गेम खेलना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, किसी की हॉबीज़ कुछ भी हो सकती है, आप म्यूज़िक बजाना पसंद करते हैं ना, तो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, आप बिहेवियर में चेंज लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। कनेक्टिंग विद पीपल्स, लोगों से बात करना, स्ट्रेस रिड्यूस, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं बनता, तो हो सकता है बन जाए।
नेक्स्ट आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। आप कहीं भी देखिए जहां पर स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, किसकी वजह से होता है? कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर होने की। तो कम्युनिकेशन को आप इफेक्ट करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी फैमिली में अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर है तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अब यही तो बात है, कम्युनिकेशन बेटर होगा तो आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएं, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग वही है भाई, है ना। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने बताया था, हम कई बार कर चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उसको डिफाइन करना होगा, उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन अप्लाई करना होगा, और उन अप्लाइड सॉल्यूशन का जो आप कॉन्सिक्वेंसेज है वो आप देखेंगे क्या ये वैल्यूएबल है, तो उसको कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वेरी आप कहेंगे कि काफ़ी ज़रूरी है आपके स्ट्रेस को कम करने। ओके, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ ये आता है, यहाँ से क्वेश्चन होपफुली एक बन जाए कि क्या होती है। इसको समझने के लिए ना बिल्कुल छोटी सी टर्म है भाई ये ट्रॉमेटिक। आप समझिए कोई भी ट्रॉमा हो जाता है किसी के साथ, ठीक है। अब ट्रॉमा होने के बाद पोस्ट बाद में आप क्या कर जाएं? ग्रोथ कर जाएं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या है, मुनीबा मज़ारी, आई थिंक स्पेलिंग यही होगी, ठीक है। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं राइट नाउ। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने एक दो वीडियोस उनकी देखी हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी लाइफ में अगर आप स्ट्रगल देखेंगे ना, काफ़ी स्ट्रगल है, शायद आपकी भी रूह कांप जाए, समझ पा रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद भी वो बाउंस बैक कर जाते हैं, ठीक है। अचानक उनके बिहेवियर में, इमोशनल लेवल पर हम कहें, सब कुछ उनका चेंज हो जाता है। अगर आप उनकी लाइफ इवेंट देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए मुनीबा मज़ारी, तो टॉप में वीडियो आएगी, आप उनकी लाइफ इवेंट देखिए, क्या कह रही हैं वो, क्या किन फेजेस से उन्होंने तो उन चैलेंजेस को फेस किया है। दैट इज़ द, आई थिंक ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का, कि उनकी लाइफ में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उनके हस्बैंड आई थिंक वो बच जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ देते हैं, और उनके शरीर में काफ़ी सारी इंजरीज होती हैं जिनकी वजह से वो चल नहीं पाती, मूव नहीं कर पाती बेसिकली। लेकिन धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं वो आज एक सक्सेसफुल वुमेन है, ठीक है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ सिंपल क्या कहती है, आप क्या करेंगे? अडेप्टेशन, एकोमोडेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू एनी क्राइसिस, ट्रॉमेटिक सिचुएशन एंड कमिंग आउट ऑफ दिस बाय कोपिंग टू द सिचुएशन इन अ पॉजिटिव मैनर में आप उन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं, जो प्रॉब्लम, जो एडवर्स कंडीशन आपने दी। पोस्ट ग्रोथ कहते हैं इसको। समझने के लिए ना आपको रेजिलियंस समझना, रेजिलियंस समझते हैं, इनमें ना दोनों में डिफरेंस बन सकता है। डिफरेंस में क्या होगा? पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ और रेजिलियंस के डिफरेंस में क्या होगा? रेजिलियंस हमने क्या देखा था भाई, ये क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है। अब ये कब, स्ट्रेंथ किसे कहेंगे? हमारी एबिलिटी को, तो कब क्रिएट होती है? ड्यूरिंग द स्ट्रगलिंग लाइफ, ऐसा हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में ट्रॉमा होगा ही होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में मान लीजिए अभी स्ट्रगल चल रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ आप उनसे फाइट कर रहे हैं, तो रेजिलियंस अभी भी है। लेकिन सडनली कोई ऐसा इवेंट हो जाए, बस आप पूछिए ना, या फिर आप कहें कि आप शायद उसे सहन ना कर पाएँ, कि आप काफ़ी बाउंस कर जाए लाइफ में, आप बिल्कुल फॉल डाउन हो जाए। अरे यार कर के रे यार, तो डिफरेंस में क्या करते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ और रेजिलियंस के डिफरेंस को समझते हैं। अब देखिए रेजिलियंस आपने देखा स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक एबिलिटी है जो कि ड्यूरिंग द स्ट्रगलिंग लाइफ में है, जो चलता रहता है। हम जब फाइट करते हैं हमारी एडवर्स कंडीशन में, तो तब वो रेजिलियंस क्रिएट होता है, वो एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है। ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है कि वहाँ पर ट्रॉमा होगा ही होगा, लेकिन ट्रॉमा से पहले क्या हो सकता है? रेजिलियंस पॉसिबल है ना। हम कोशिश करते हो हमारी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। एन आउटकम ऑफ हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन ट्रॉमा। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या है? एक काफ़ी सीवियर कंडीशन से आप एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर जाएं, दैट इज द पीटीजी, ठीक है। और रेजिलियंस में नॉट अकर आफ्टर द एक्सपोजर टू ट्रॉमा।
बट इफ ए पर्सन शो पीटीजी ही डेवलप रेजिलियंस इन द प्रोसेस। ये कहता है कि रेजिलियंस में ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में पीटीजी है, मतलब कोई ट्रॉमा हुआ है, तो वहाँ पर रेजिलियंस होगा ही होगा। ठीक है, तो रेजिलियंस में और में नॉट लीड टू पीटीजी, हम ऐसा कह सकते हैं कि रेजिलियंस की वजह से आपकी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, क्योंकि वो तो ट्रॉमा की वजह से हो रही है ना, आप समझ पा रहे हैं। पीटीजी ऑलवेज, पीटीजी में हमेशा रेजिलियंस होगा क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल के दौरान कोई बड़ी सीवियर इंसिडेंट आपके साथ हो, ये ज़रूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं। इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन इन द पर्सनैलिटी, चेंज इन वंस थिंकिंग, बिलीव, एटीट्यूड, बिहेवियर, सभी में चेंज आ जाता है भाई जब पीटीजी होता है। समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ आप एक बार ना उनकी वीडियो देखिए, आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगी वो वीडियो, काफ़ी अच्छी वीडियो है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमने समझ लिया पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ और स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स को हमने समझा, क्या होता है स्ट्रेस, 2 मॉडल किए इस वीडियो में। इतना वांट टू टेक नोट देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन और व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर अदर चैप्टर्स आप देखना चाहते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजी, मतलब एमए साइकोलॉजी के कंटेंट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाह रहे हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। और वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक डिसलाइक जो भी आपको लगे कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।